हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। आई एम अंजलि गर्ग। तो हम चैप्टर 2 की डिटेल सीरीज कर रहे हैं ऑफ द क्लास 12। तो लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड यू नो दैट इस चैप्टर के एमसीक्यू एंड नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पर। डू फॉलो दोस चैनल्स, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहले हम पढ़ते हैं कि क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूड है। तो दिस कंप्लीट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट है पहली बार। अब ये पेल्विक रीजन हमने समझा था बहुत अच्छे से कि जो हमारा थाई एरिया है उस एरिया से ऊपर जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड पेल्विक कैविटी, और वहीं पर ही क्या प्रेजेंट है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन ओवरीज हैविंग द एसेसरी डक्ट्स, कंटेन एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये 4 पार्ट्स में हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ ओवरीज। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इट कंटेन्स एसेसरी ग्लैंड्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स के साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इसको पेनिस बोलते थे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको हम क्या बोलते हैं? अल्वा बोलते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पर क्या मिलती है हमें? 3 टाइप की यहाँ पर हमें ग्लैंड्स मिलती है एसेसरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें। सो द एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आती है पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। इट कंटेन्स पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स। पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स के बाद यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगी? बर्थोलिन ग्लैंड्स। बर्थोलिन ग्लैंड्स, ये जो बर्थोलिन ग्लैंड्स है, दीज ग्लैंड्स आर सिमिलर टू या एनालोगस टू कोपर्स ग्लैंड। एनालोगस टू कोपर्स ग्लैंड जो कहाँ मिलती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलती है। कहीं यहाँ पर लिख दो कि बर्थोलिन ग्लैंड को कोपर्स ग्लैंड बोला जाता है, नहीं। Okay, so next gland is a mammary gland. Mammary gland is a characteristic feature of the mammals. तो ये जो mammary gland है, it is also a accessory gland. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में हमारे पास कौन कौन सी डक्ट प्रेजेंट है? दैट कम्स द यूट्रस, हेयर कम्स द फेलोपियन ट्यूब, कि यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब भी प्रेजेंट है। फेलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है एसेसरी डक्ट में या एसेसरी ट्यूब में? दैट इज वेजाइना। सो दीज आर द 3 एसेसरी डक्ट दैट इज अटैच्ड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम इन्हीं एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम इसी को ही देख लेते हैं कि इसमें ओवरी प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, दीज ऑल आर द एसेसरी डक्ट्स। नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम अल्वा बोलते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेड अप ऑफ दीज पार्ट्स, मोल्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन इज अ पार्ट, एक स्ट्रक्चर है, क्लाइटोरिस एंड वेजिनल वेस्टिब्यूल। तो ये पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड के बारे में। कितनी होती है? एक पेयर में होती है एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स। एनसीईआरटी में इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, जितने भी आपने पार्ट्स पढ़े, मतलब ओवरीज, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, और अगर हम इस एसेसरी ग्लैंड की वन ग्लैंड मेमरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, ऑल दीज आर द स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड। हर एक पार्ट एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। एंड जो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं कैसी प्रोसेसेस को? ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड अप टू द चाइल्ड केयर। तो कहने का मतलब क्या है कि all these processes are supported by both structurally and functionally by these parts and the mammary gland। अब मैम हम मेमरी ग्लैंड को अलग से क्यों लिख रहे हैं? हमने तो ग्लैंड पोर्शन में पढ़ा। पहली बात बेटा, दोनों जो ग्लैंड है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट। मेमरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन अ थोरेसिक रीजन या फिर थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, जो हमारा लंग्स वाला एरिया होता है। Also, these gland will start mature at the time of puberty। किस टाइम पर इस ग्लैंड्स का बनना स्टार्ट होएगा? प्यूबर्टी के टाइम पर। तो एक ग्लैंड की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जितनी भी एक्टिविटीज है वो हमारे
पेल्विक रीजन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है उसके साथ इंटीग्रेटेड है, पर दोनों की लोकेशन क्या है, अलग अलग है हमारे फीमेल की बॉडी के अंदर। चलिए तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 रीजंस है इस कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अगर हम बात करें कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स ए यूट्रस, हमने पढ़ा था यूट्रस, इट हैविंग ए फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बाद ये ओवरीज है, एंड दीज आर द दिस इज अ वेजाइना एंड दिस इज अ ग्लैंड्स, जो हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द ओवरीज। पहले हमने क्या पढ़ा था, अ पेयर ऑफ ओवरीज, दिस पेयर ऑफ ओवरीज, दिस इज अ ओवरीज, ये क्या है, यहाँ पर ओवरीज है। तो दीज आर द पेयर ऑफ ओवरीज विच वाज प्रेजेंट इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट है और एक ओवरी कहाँ प्रेजेंट होगी, इधर प्रेजेंट होगी। पर आपको ये ओवरी की अटैचमेंट दिख रही है यहाँ पर, और ये सारा स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो व्हाट आर दीज? These are the ligaments through which an ovary remain at their particular place. ये अपने particular place पर रहती है इन ligaments की वजह से। Okay, ये क्या हो गया? Wait a minute बेटा। तो ये ओवरीज है, दिस ओवरी इज कनेक्टेड विद द लिगामेंट्स। हाँ, लिगामेंट से कनेक्टेड है। तो ये जो लिगामेंट, ये जो आपको फर्स्ट लिगामेंट दिख रहा है, जो ओवरीज को अगर मैं कहूँ एक यूट्रस से ज्वाइन कर रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज द यूट्रस, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज द यूट्रस। तो ओवरी जो है वो हमारी अगर यूट्रस से अटैच्ड है विद द लिगामेंट, दोज लिगामेंट्स आर कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट्स। इन लिगामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं। द ligaments through which an ovary attach with the uterus, उन ligaments को हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। इस लिगामेंट से किससे अटैच है, यूट्रस से अटैच है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लिगामेंट, ऐसा ग्रुप ऑफ लिगामेंट जिससे ये पेल्विस वॉल से अटैच है, ये फेलोपियन ट्यूब से अटैच नहीं है। ये वाला जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट इसको पेल्विस वॉल से अटैच करता है। इस लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। It is called suspensory ligament. So this is called suspensory ligament. तो suspensory जो ligament है, this suspensory ligament, it attaches the ovary with, किसके साथ अटैच करता है, pelvic wall के साथ क्या करता है, ये अटैच करता है। Also the ovary is covered by a complete ovary, या फिर हम यूट्रस की बात करें, ये एक ब्रॉडर लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। These are the broader ligament made up of peritoneum. These are the broader ligament, या ब्रॉड लिगामेंट भी आप इसको बोल सकते हो, जो हमारी पेल्विस वॉल, कंप्लीट पेल्विस वॉल से क्या है, अटैच है, या हम इसको क्या बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि दिस इज अ ब्रॉडर लिगामेंट, क्या लेटर आ रहा है बार बार, बेटा मिनट बेटा। ओके, ब्रॉड लिगामेंट, ये जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इट अटैचेस यूट्रस प्लस ओवरी। यूट्रस प्लस ओवरी को किससे अटैच करते हैं, दे अटैचेस यूट्रस प्लस ओवरी विद द पेल्विक रीजन। और पेल्विक रीजन की कौन सी साइड, टुवर्ड्स द डोर्सल वॉल। आपको डोर्सल और डोर्सल वॉल का पता है कि वेंट्रल और डोर्सल रीजन हम पढ़ चुके हैं। तो ये पेल्विस रीजन को डोर्सल वॉल से क्या करता है, अटैच करता है। तो ये जो ब्रॉडर लिगामेंट है, इसको हम फॉल्स लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं कि इट इज अ फॉल्स लिगामेंट, ये एक्चुअल लिगामेंट नहीं है। फॉल्स लिगामेंट ऑल्सो ये क्या, किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियम, इट इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियम। ये एक फॉल्स लिगामेंट है जो किसका बना हुआ है, पेरिटोनियम का बना हुआ है। ओके, तो आई थिंक आपको लिगामेंट्स क्लियर है। तो जो ओवरीज है एंड दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर इज यूट्रस, तो हम इसके अटैचमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये अपनी लोकेशंस पर किस तरह से बना रहता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई जिस तरह से एब्डोमिनल कैविटी है या पेल्विस रीजन है, these are all carry the organs which is holded by the different kinds of ligaments and the muscles.
तो ये जो ओवरी और यूट्रस है, तो अगर हम बात करें कि ओवरी जो है वो अपने प्लेस पर किस तरह से मैनेज रहती है, इसका एक लिगामेंट यूट्रस की वॉल से अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। एक लिगामेंट पीछे पेल्विस की वॉल से अटैच है, पेल्विक रीजन की वॉल से अटैच है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। एंड कंप्लीट यूट्रस एंड ओवरी को अगर हम ये ग्रीन लाइन बोले और ये ग्रीन लाइन पीछे तक इस तरह से कवर्ड है, एक कंप्लीट यूट्रस को एक कवर करके रखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। ओके, सो ये बात तो हो गई लिगामेंट्स की। तो ओवरीज कैसे स्ट्रक्चर है, आपको पता है ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो क्या करता है, गैमेट्स प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एसेसरी डक्ट्स। अगर हम पढ़े तो ओवरी के बाद फर्स्ट एसेसरी डक्ट इज अवर फैलोपियन ट्यूब। तो अगर हम बात करें कि फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट, फैलोपियन ट्यूब के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से अरेंज कर दूं, वेट अ मिनट, तो अगर हम यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की बात करने वाले हैं, तो मैंने इस लिगामेंट को इस तरह से अरेंज कर दिया, समझ जाना यहाँ पर। तो फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम का मतलब क्या होता है, दिस पार्ट इज अ फनल शेप। ये कैसा पार्ट है, एक फनल शेप्ड पार्ट है। सो दिस पार्ट इज अ फनल शेप। कैसी शेप है इसकी, फनल शेप स्ट्रक्चर है, और ये एक्सटेंड होकर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रई बोलते हैं। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रई बोलते हैं, पहली बात। तो ये जो ब्रॉडर ये वाला जो पार्ट है, ये जो यूट्रस का पार्ट है, जो हमें ये ब्रॉडर रीजन दिख रहा है, तो ये जो ब्रॉडर रीजन है, इस ब्रॉडर रीजन को हम क्या बोलते हैं, दिस ब्रॉडर रीजन को, ये जो फनल वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिब्यूलम। एंड इट इज एक्सटेंड फ्रॉम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रई बोलते हैं। अब फिम्ब्रई कर क्या रही है, ये इनफंडिब्यूलम क्या करता है, दिस इनफंडिब्यूलम कंटेन्स अ पॉइंट इज कॉल्ड ओस्टियम। इसके पास एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियम, या बोल सकते हो इट इज अ ओपनिंग ऑफ द इनफंडिब्यूलम, जो क्या कैरी करती है, इट कैरीज द ओवा रिलीज बाय द ओवरी। ये क्या कैरी करता है, ये एक ओवा को कैरी करता है, जो ओवा किसने रिलीज किया है, एक ओवरी के द्वारा रिलीज किया गया। सो दिस इज अ ओवा दैट इज रिलीज बाय द ओवरी कैरिड बाय द इनफंडिब्यूलम थ्रू अ ओपनिंग। इसको आप क्या बोल सकते हो, ओपनिंग ऑफ इनफंडिब्यूलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियम बोलते हैं। इनफंडिब्यूलम की क्या है, ये ओपनिंग है। अब जैसे ये ओवा इनफंडिब्यूलम की ओपनिंग से आया, इट केम टू अ पार्ट, मतलब ये इनफंडिब्यूलम जो है, इट केम टू अ पार्ट दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। इट इज केम टू अ पार्ट दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। एम्प्यूला वो रीजन है जो इनफंडिब्यूलम से आगे आगे बढ़ता रहता है, और यही वो रीजन है दैट इज अ वाइडर ट्यूब। मतलब कि अगर हम एक कंप्लीट, या बोल सकते हो वाइडर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एक कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, तो एक कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब का डायमीटर इक्वल है। तो अगर हम इस डायमीटर इक्वल में बोले कि एक जगह से ये डायमीटर थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ये मान लो ये इक्वल डायमीटर है, अगर मैं कहूँ एक जगह से ये डायमीटर बहुत बड़ा हो चुका है, तो ये जो बड़ा हुआ डायमीटर है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। This ampulla part is followed by a narrow part. उस narrow part को हम क्या बोलते हैं, this narrow part is called isthmus. This narrow part is called isthmus. Isthmus is a narrow part of the fallopian tube that opens into the uterine cavity. अगर मेरा ये पूरा स्ट्रक्चर यूट्रस है, तो ये इसके बीच में जो कैविटी है, that is called uterine cavity. तो यूटेराइन कैविटी में फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओपन होता है, इस्टेमस, याद रखना। यूटेराइन कैविटी से दूर कौन सा फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, याद रखना, दैट इज इनफंडिब्यूलम। तो यहीं से अगर हम बात करें, इनफंडिब्यूलम इज अ पोस्टीरियर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर हम बात करें कि फैलोपियन ट्यूब, दीज थ्री पार्ट्स कलेक्टिवली मेक्स द फैलोपियन ट्यूब। ये तीनों पार्ट क्या बनाते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट है, अगर हम ओवरी से स्टार्ट होते हैं तो इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थेमस। तीन पार्ट है, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थेमस। कहां से अगर हम स्टार्ट हो, ओवरी से के पास से अगर हम स्टार्ट होते हैं तो नेक्स्ट इससे ये बोला जाता है, इसीलिए इनफंडिब्यूलम को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट।
इनफंडिबुलम जो है वो क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट। अगर हम इनफंडिबुलम की बात करें, इनफंडिबुलम क्या है, ये एक प्रॉक्सिमल पार्ट है। प्रॉक्सिमल पार्ट है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। अटैचेस विद द ओवरी, किसके साथ कांटेक्ट में है, अटैचेस टू ओवरी। वहीं पर जो फैलोपियन ट्यूब का डिस्टल पार्ट है, दैट डिस्टल पार्ट इज isthmus, isthmus that attaches to the, किससे अटैच होता है, अटैचेस टू यूट्रस। तो आई थिंक आपको फैलोपियन ट्यूब क्लियर है। फैलोपियन ट्यूब के लिए सेकंड फीचर क्या है बेटा, इट इज लाइंड बाय द सिलिएटेड एपिथेलियम। पहली बात, पूरा का पूरा जो एपिथेलियम है वो कैसा है यहाँ पर, दैट इज अ सिलिएटेड एपिथेलियम। पूरा का पूरा जो एपिथेलियम है वो क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया से लाइंड है ये पूरी स्ट्रक्चर। अब सीलिया से लाइंड क्यों है, सीलिया से लाइंड होने का मतलब ये है कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो सीलिया से लाइंड हो गई। तो सीलिया से जो ये लाइंड हुई है तो इस क्या करेगी, ये ओवा की मूवमेंट में हेल्प करेगी। किसमें हेल्प करेगी, ये ओवा की मूवमेंट में हेल्प करेगी। जो ओवा यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये जो ओवा है इसकी मूवमेंट में कौन हेल्प करेगी, यहाँ पर प्रेजेंट ये जो सीलिया है ये इसकी मूवमेंट में क्या करेगी, हेल्प करेगी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि ये जो कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, सीलिया से लाइंड है। अब ये जो सीलिया से लाइंड है इसके अंदर एपिथेलियम कैसा है, मतलब सेल्स कैसी है, सो दैट सेल इज अ कोल्यूमनर सेल। कैसी सेल्स प्रेजेंट है, कोल्यूमनर सेल्स यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट। These columnar ciliated cells जो है containing a type of cells जिनको हम क्या बोलते हैं, पेग सेल्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एक टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, पेग सेल बोलते हैं। पेग सेल का काम क्या होता है, पेग सेल, पेग सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है किसके साथ, कोल्यूमनर सेल्स के साथ। इन पेग सेल का काम क्या होता है, दीज आर सिक्रेटरी नेचर, सिक्रेटरी नेचर की होती है। दैट रिलीज सम सिक्रीशंस एट द टाइम ऑफ ओवा रिलीज। जब ओवा रिलीज होता है तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करती है, पेग सेल करती है। और जनरली ये न्यूट्रिशन देने का काम जो है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, कि जब उस ओवा का क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, उस टाइम पर ये पेग सेल क्या करती है, अपना वर्क परफॉर्म करती है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो आपको क्लियर है। फैलोपियन ट्यूब जहां पर ओपन होती है उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। दिस यूटेराइन कैविटी का वो पार्ट जहां पर फैलोपियन ट्यूब ओपन हो रही है, उस पार्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल पार्ट। इट इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल पार्ट। ये वो पार्ट है जहां पर हमारी फैलोपियन ट्यूब आकर क्या हो रही है, ओपन हो रही है। Okay, intramural part comes into the uterine cavity. So this structure is the beta uterus. The uterus having three parts. Uterus के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है, this part is called fundus. This part is called fundus. Fundus is the most appropriate part for the process of implantation. हम इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर ब्लास्टोसिस्ट आकर क्या होगा, अटैच होगा। फिर यूट्रस की ये वाला जो पार्ट है, अप टू दिस रीजन दिस पार्ट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द यूट्रस। इट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ यूट्रस। अपर वाले पार्ट को जिसको हम डोम शेप भी बोलते हैं, इसके लिए और क्या बोला जाता है, इट इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। फंडस इज अ फर्स्ट अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इट इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस के बाद ये जो स्मॉलर पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो स्मॉलर पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स। थर्ड पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। ये जो सर्विक्स है, यहाँ पर यूट्रस की ट्यूब आकर नैरो हो जाती है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। तो आपको यूट्रस क्लियर है। तो यूट्रस तीन पार्ट से मिलकर बना है। दोस थ्री पार्ट्स आर फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। अब जो यूट्रस है, अगर हम इस यूट्रस की वॉल की बात करें, सो यूट्रस हैविंग थ्री वॉल। यूट्रस की तीन वॉल होती है। पहली वॉल, फर्स्ट वॉल जो सबसे बाहर की तरफ होती है, इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड perimetrium. The outside wall of the uterus is called perimetrium. Perimetrium is the outside wall. Inner wall of the uterus it is called myometrium, जो muscular होती है, myometrium.
मायोमेट्रियम कंटेन स्मूथ मसल्स कंटेन होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनर, सबसे इनर मोस्ट वॉल जो यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है, दैट इज एंडोमेट्रियम। दिस एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस एवरी मंथ, और ये एंडोमेट्रियम हाईली वेस्कुलर होती है, इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सो दीज आर द यूट्रस वॉल। ये यूटरस वॉल क्या है, हमारी 3 लेयर्स में बनी हुई है, दैट इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अब जो यूट्रस वॉल है, इट कवर्स अ कैविटी दैट इज कॉल्ड यूटेराइन कैविटी। ये क्या कवर करती है, कैविटी को कवर करती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड यूटेराइन कैविटी। अब ये जो यूटेराइन कैविटी है ओपन्स इनटू अ नैरो ट्यूब, जिसको हमने सर्विकल कैनाल बोला। सर्विकल कैनाल एक ओपनिंग, जहां पर इसकी ओपनिंग स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ओरिफिस। सर्विकल कैनाल की जो स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, जहां पर बॉडी खत्म होती है और सर्विक्स हमारा स्टार्ट होता है, वहां पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरनल ओरिफिस। इट इज कॉल्ड इंटरनल ओरिफिस। और जहां पर ये ओपनिंग खत्म होती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओरिफिस। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओरिफिस। So these are the internal and external orifice। यहाँ पर बीच में जितनी भी ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है या जितना भी ये स्पेस प्रेजेंट है, इट इज रिप्रेजेंट द सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रक्चर नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजाइना। दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजाइना। तो वेजाइना जो है इट कंटिन्यूज विद द सर्विकल कैनाल। तो अगर हम बात करें, ये वेजाइना की कैनाल होगी, ये सर्विक्स की कैनाल होगी। सो वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल या वेजाइना प्लस सर्विक्स फॉर्म अ कंबाइंड कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल इज फॉर्म द बर्थ कैनाल, जहां से कौन सी एक्टिविटी होगी, पार्चुरेशन होएगा। व्हाट इज अ पार्चुरेशन? Passing of a developed baby from a female reproductive system, that process is called parturition। Vagina is lined by a pair of gland। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली जो पेयर ऑफ ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड्स। दिस बर्थोलिन ग्लैंड्स आर द एनालोगस टू द कूपर्स ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कूपर्स ग्लैंड होती है, उसके एनालोगस होती है ये। तो ये जो बर्थोलिन ग्लैंड है, दैट इज प्रेजेंट इन अ पेयर एनालोगस टू द कूपर्स ग्लैंड। और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इट हेल्पिंग, सिमिलर है, जो कूपर्स ग्लैंड का फंक्शन था, न्यूट्रलाइज द पीएच, न्यूट्रलाइज करती है ये पीएच को, मतलब एल्कलीन नेचर को क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। और सेक्सुअल अराउजल के दौरान ही ये क्या होती है, एक्टिवेट होती है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल अराउजल इट रिलीज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ द सिक्रीशंस टू मेक द प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन स्मूथ। ओके, तो आई थिंक आपको फीमेल पार्ट समझ में आ गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने हमें पहले ओवरीज के बारे में पढ़ा। इस ओवरीज से जो ओवा है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, दैट इज इनफंडिबुलम, नेक्स्ट एम्प्यूला, फिर लास्ट पार्ट है इस्थेमस। फिर ये जो इस्थेमस है, ये isthmus part opens into the intramural part of the uterus। फिर intramural part will joins the uterine cavity। This uterine cavity is formed by 3 layer covering। और 3 layer covering में कौन सी आती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। Then the uterus is completed in 3 parts, that is fundus, body of the uterus and the cervix। This cervix will having 2 openings। जहां पर body खत्म होती है वहां पर होता है internal orifice, जहां पर सर्विक्स खत्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओरिफाइस। एक्सटर्नल ओरिफाइस विल जॉइंस द थर्ड ट्यूब ऑफ द एक्सेसरी डक्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। दिस वेजाइना इज कवर्ड बाय it is containing a pair of Bartholin glands। that Bartholin glands will help in neutralizing pH, और इसकी सिक्रीशन एल्कलीन होती है, जो सेक्सुअल अराउजल के दौरान अपनी सिक्रेशंस को क्या करती है, रिलीज करती है। तो आई थिंक आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है। अब इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम इन्हीं पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट क्या होती है, हमने पढ़ा
फेलोपियन ट्यूब एक एसेसरी डक्ट है, इसकी सर्जिकल रिमूवल या कटिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। कितनी लॉन्ग होती है, 12 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये क्या प्रेजेंट है, एक पेयर में प्रेजेंट है। इंटरनली इट इज लाइंड बाय द सिलिएटेड एपिथेलियम, और कैसा है, कोल्यूमनर एपिथेलियम है, जो पुश करने में हेल्प करता है हमारे फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस की तरफ या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग को टुवर्ड्स द एम्पुला, एम्पुला तक पहुंचाने, मतलब इनफंडिबुलम से कहां जाएगा, एम्पुला के पास जाएगा। इनफंडिबुलम से कहां जाएगा, एम्पुला के पास जाएगा। अगर मैं कहूं इनफंडिबुलम से एम्पुला के पास चला गया ये, और एम्पुला से फिर ये कहां जाएगा, इस्थेमस। यहां पर एक कैच है, क्या कैच है यहाँ पर, इनफंडिबुलम से एम्पुला तक जब ये आ रहा है तो इट इज अनफर्टिलाइज्ड एग। ये क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन, जंक्शन का मतलब जहां पर एम्पुला खत्म हो रही है और जहां पर इस्थेमस स्टार्ट हो रहा है उस वाले पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। इस जंक्शन पर ये अनफर्टिलाइज्ड जो एग है ये आकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जैसे इस यहाँ पर इस अनफर्टिलाइज्ड एग के पास क्या आ जाए, स्पर्म आ जाए, तो यही फर्टिलाइज्ड एग किस में बदल जाएगा, एक फर्टिलाइज्ड एग में बदल जाएगा। फिर ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कहां मूव किया जाएगा, दिस फर्टिलाइज्ड एग नाउ मूव फ्रॉम इस्थेमस को कवर करेगा और इस्थेमस को कवर करके कहां एंटर कर जाएगा, यूट्रस में एंटर कर जाएगा। तो ये हम सिस्टम पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, इट कंटेन्स द पेग सेल्स। पूरी फेलोपियन ट्यूब सिलिएटेड एपिथेलियम के साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, पेग सेल भी प्रेजेंट होती है। फाउंड बिटवीन सीलिया रिलीज नरिशमेंट फॉर द फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग के लिए नरिशमेंट रिलीज करने का क्या करेगी, काम करेगी। पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी ऑफ द यूट्रस का मतलब क्या है कि अगर हम ओवरी के पेरिफेरी पर देखें तो ये क्या प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है। सबसे क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज इनफंडिबुलम, फनल शेप टुवर्ड्स ओवरी। और यूट्रस से क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज इस्थेमस। तो फेलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने पढ़ा, दैट इज इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थेमस। तो इनफंडिबुलम क्या है हमारा, फनल शेप्ड है, ये हम पढ़ चुके हैं। इनफंडिबुलम इज अवर फनल शेप स्ट्रक्चर। इनफंडिबुलम हमारा फनल शेप स्ट्रक्चर है, क्लोजेस्ट टू ओवरी, प्रॉक्सिमल पार्ट है और इसकी एजेस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई। कलेक्शन ऑफ ओवम करता है ये आफ्टर द ओव्यूलेशन। नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला, इट इज अ वाइडर पार्ट। फर्टिलाइजेशन अकर हेयर और मैक्सिमम चांस यहीं पर होता है जहां पर एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन बनता है। किसका, मैक्सिमम चांस फर्टिलाइजेशन होने का। थर्ड यहाँ पर पार्ट है इस्थेमस, दैट इज अ लास्ट नैरो पार्ट ज्वाइंस द यूट्रस, जहां जो ओपन करता है हमारी फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस में। अब यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। यूट्रस का दूसरा नाम है बेटा हिस्टेरिया और इसको हम वॉम्ब भी बोलते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। या देखो टोमी वर्ड आ जाए ना, या टेरेक्टोमी, जैसे वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, जिसका मीनिंग क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल होता है। ये क्या एक सिंगल स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। इन्वर्टेड पियर शेप, अगर आप यूट्रस की शेप देखो, एक नाशपति जो होती है, उल्टी नाशपति जैसे हमने रख दी हो, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, स्पॉटेड बाय द लिगामेंट ऑफ द पेल्विक वॉल। उस लिगामेंट को हमने क्या बोला था, ब्रॉड लिगामेंट बोला था, जो एक ओवरी और यूट्रस दोनों को पेल्विक वॉल से अटैच करता है। फोल्स लिगामेंट भी हम उसको बोलते हैं। इट यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना, यूट्रस किसमें ओपन होता था, वेजाइना, थ्रू अ नैरो सर्विक्स मेक द कैविटी सर्विकल कैनाल। जो सर्विकल कैनाल की यहाँ पर कैविटी थी, यहाँ से क्या ओपन हो रही थी, वेजाइना ओपन हो रही थी और यहीं पर क्या प्रेजेंट थी, हमारी बर्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट थी। नेक्स्ट है मोस्ट एडवांस यूट्रस इज प्रेजेंट इन, मतलब मोस्ट एडवांस यूट्रस एक ह्यूमन फीमेल में ही पाया जाता है जिसकी कैविटी क्या है, सिंगल है। यूट्रस हैविंग 3 वॉल्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। हमने बोला था पेरीमेट्रियम इज थिन मेम्ब्रेनस, मायोमेट्रियम इज वेरी मिडल थिक मस्कुलर लेयर, किसकी है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, मैंने बताया था आपको। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ बेबी डिलीवरी और बेबी डिलीवरी की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन का मतलब होता है गिविंग अ बर्थ टू द चाइल्ड। नेक्स्ट उसके बाद एंडोमेट्रियम क्या है, इनर ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है कि इट विल लीड टू द रिलीज सम सब्सटेंसेस।
दैट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइक्लिक चेंजेस के अंदर जाती है। इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पर, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो यही मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि दिस मेम्ब्रेन अंडरगो साइक्लिक चेंजेस। एक फीमेल है, इस फीमेल की बॉडी में आज के दिन ये मेम्ब्रेन या ये एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गई है। तो व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे ये कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड है। व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, अगर हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम विद इन 28 डेज, 28 दिन के बाद हम देखेंगे ये मेम्ब्रेन शेड होने लग गई है, या एट द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम देखेंगे मेम्ब्रेन शेड होने लगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ेंगे तब हम ध्यान से देखेंगे कि एंडोमेट्रियम कब बन रही है, कब शेड हो रही है, पर इतना जरूर पता है कि इसमें चेंजेस हो रहे हैं। जो चेंजेस कहाँ प्रेजेंट नहीं है, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम में प्रेजेंट नहीं है। दिस लेयर इज अ ग्लैंडुलर लेयर, सिक्रेट अ यूटेराइन मिल्क, जो इसकी सिक्रेशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन मिल्क बोलते हैं, जो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, एक ब्लास्टोसिस्ट को। ब्लास्टोसिस्ट ऐसा एम्ब्रियो, 32 सेल का जो एम्ब्रियो है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, हमने पढ़ा था ये बेसिक्स के अंदर। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करता है, ये स्पोर्ट हो रहा है, किया जा रहा है स्पोर्ट, किसके द्वारा, ग्लैंडुलर सिक्रेशन जिसको हम यूटेराइन मिल्क बोलते हैं, एंडोमेट्रियम के एंड यूटेराइन मिल्क या सिक्रेशन के द्वारा, जब तक क्या नहीं बन जाती मदर की बॉडी से प्लेसेंटा या एक फिटस और एक या बोल सकते हो ब्लास्टोसिस्ट का जो टिश्यू है वो मदर की यूटेरस वॉल से अटैच नहीं हो जाता, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। जब तक ये कनेक्शन नहीं होता उस टाइम तक एंडोमेट्रियम क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब जो ये एंडोमेट्रियम है इसकी थिकनेस जो बढ़ती है उसका कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन, और इसकी थिकनेस को मेंटेन रखने के लिए कौन सा हार्मोन आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है। उसके बाद यूट्रस के 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। सर्विक्स नैरो है और क्या बनाती है, सर्विकल कैनाल बनाती है। नेक्स्ट, यूट्रस ओपन इनटू अ ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। तो यूट्रस का कौन सा पार्ट वेजाइना में ओपन होता है, सर्विक्स। द सर्विक्स ओपन इनटू फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, कैसी बनी हुई ट्यूब है ये, फाइब्रस और मसल्स की बनी हुई ट्यूब है, इसके अंदर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, और यहाँ पर क्या मेंटेन होता है, एसिडिक नेचर मेंटेन रहता है ताकि बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो। इट इज एसिडिक, मेंटेन्ड इन एसिडिक नेचर, और यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इसकी ग्रोथ के अंदर क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। मतलब अब बात पता है यहाँ पर क्या है, डिवॉइड ऑफ ग्लैंड है, एसिडिक नेचर मेंटेन किया है किसने, एक बैक्टीरिया ने, जो ग्लाइकोजन का यूज करके यहाँ पर क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं। दिस वेजाइना इज ओपन इनटू अल्वा, याद हो हमने अल्वा क्या पढ़ा था, इट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया गार्ड बाय वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस मतलब ये वो स्ट्रक्चर, अगर हमने यहाँ पर ये सर्विकल कैनाल पढ़ी थी, सर्विकल कैनाल से यहाँ पर हमने वेजाइना बनाई थी, फिर यहाँ पर ऐसे बर्थोलिन ग्लैंड्स। तो ये वाला जो ओरिफाइस है, इस ओरिफाइस को हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफाइस बोलते हैं। ओरिफाइस का मतलब एनी ओपनिंग। तो ये वेजाइनल ओरिफाइस है, लाइंड बाय थिक वेस्कुलर पोरस मेम्ब्रेनस टिश्यू। मतलब ये वेजाइना के फीचर्स हैं कि थिक होता है, वेस्कुलर होता है, पोरस होता है एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से लाइंड होता है। अगर हम बात करें, इट ओपन्स इनटू वल्वा बाय वेजाइनल ओरिफाइस लाइंड बाय मतलब अगर हम इस ओरिफिस को ऐसे बड़ा करके बनाए, ये जो ओरिफिस होता है ये थिक मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, और वो क्या है, पोरस है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें ब्लड सप्लाई और वो क्या है, पोरस है, उस मेम्ब्रेन से ये लाइंड होता है, और उस लाइंड को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइमेन। ये किसकी बात कर रहा है, दीज फीचर्स आर रिटन फॉर अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। हाइमेन के बारे में बात करें अब, ये व्हाट इज दिस हाइमेन। तो हाइमेन क्या होता है, अगर हम हाइमेन के बारे में पढ़े, हाइमेन के बारे में हमें इतना तो पता चल गया, इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, थिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और कैसी मेम्ब्रेन है, थिक है, पर पार्शियली कवर्ड द वेजाइनल ओरिफिस। पार्शियली का मतलब फुली कवर्ड नहीं करती है, पार्शियली कवर्ड वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस को पार्शियली कवर्ड करती है। नेक्स्ट है ये वेस्कुलर है, वेस्कुलर का मतलब इसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। तो हाइमेन इज इंडिकेटर ऑफ अ फीमेल हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या हुआ कि पब्लिक में क्या एक नॉलेज फैल गई कि ब्रेकिंग ऑफ हाइमेन, अगर हाइमेन ब्रेक हो जाता है, ब्रेक ऑफ हाइमेन इज इंडिकेटर अ फीमेल इज डूइंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि
कि अगर हाइमन ब्रेक हो जाए तो क्या पता चल जाता है कि इस फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया, बट दैट इज नॉट ट्रू. What the doctor said कि after the sexual intercourse there is a chances of female still having the hymen. पहली बात कि hymen doesn't defines a virginity of the female. What is this virginity? It is a word is used to describe whether the female having first sexual intercourse or whether the female doesn't having the sexual intercourse. ये हमारे द्वारा बनाया गया ही वर्ड है. तो उन्होंने बोला कि हाइमन एक वर्जिनिटी या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स को नहीं बताता है, क्योंकि हाइमन की ब्रेकिंग ऑफ हाइमन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो. अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है, जैसे हॉर्स राइडिंग करते हुए भी क्या हो जाता है, हाइमन ब्रेक हो जाता है. सेकेंड, ड्यू टू द जर्क formed during cycling. जर्क फॉर्म ड्यूरिंग साइकिलिंग करते हुए अगर जर्क अप्लाई हो जाए, जर्क का मतलब होता है कि सडन प्रेशर अप्लाई हो जाए इस हाइमन के ऊपर, तब भी ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. एक वन मोर फीचर है कि हॉर्स राइडिंग या फिर साइकिलिंग के दौरान भी क्या हो जाता है, हाइमन ब्रेक हो. तो हाइमन की ब्रेकिंग के लिए इतना तो फीचर समझ में आ गया. नेक्स्ट है कि फीमेल जो टेम्पोन्स अप्लाई करती है, फीमेल्स क्या अप्लाई करती है, जो टेम्पोन्स अप्लाई करती है. द फीमेल्स दैट अप्लाई टेम्पोन्स का मतलब क्या होता है, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, सिमिलरली टेम्पोन्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए फीमेल्स यूज करती है. तो टेम्पोन्स की इंसर्शन ऑफ टेम्पोन्स is also indicator of breaking of the hymen. टेम्पोन्स के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि सडन कोई भी किसी भी तरह का जोल्ट इज ऑल्सो वर्ड यूज फॉर द जर्क, मतलब सडन प्रेशर अगर हाइमन के ऊपर आ रहा है तो उससे क्या हो सकती है, ब्रेकिंग ऑफ द हाइमन हो सकता है. तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन क्या होता है कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन का होना या ना होना डजंट डिस्क्राइब द वर्जिनिटी. एक वर्जिनिटी को डिस्क्राइब नहीं करता है, किसका, हाइमन का होना या ना होना. इट डजंट डिस्क्राइब द वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल. ओके, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल इज स्टार्ट विद डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इसके अंदर अगर हम बात करें, इट कंटेन्स अ mons pubis. व्हाट इज अ mons pubis? Mons pubis is a this structure, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, this is a mons pubis. Mons pubis is a fatty tissue, contains a fatty tissue covered by the pubic hair. एक fatty tissue है, ये किससे covered है, covered by the pubic hair. pubic hair से ये क्या है, covered है, तो यहाँ पर pubic hairs क्या होते हैं, present होते हैं. This mons pubis is continue to form a fold. एक ये जो mons pubis है ये कंटिन्यू होकर एक लार्जर फोल्ड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं. अ कंप्लीट थिक फोल्ड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं. तो mons pubis is continued to form a larger folds, these are called labia majora. लेबिया मेजोरा बनाते हैं ये, these are the largest fatty fold continuous to the mons pubis. तो कंटिन्यूस है mons pubis से, तो ये भी क्या है, एक तरह का फैटी टिश्यू है, और इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्या है, these surrounds, क्या है, कंटिन्यूस है mons pubis. ओके, मतलब लेबिया जो मेजोरा है वो mons pubis की ही कंटिन्यूअस स्किन है, हमें डिफरेंट स्किन का पता नहीं चलता है. सेकेंड, अगर हम बात करें, ये दो फोल्ड नहीं है, अगर आप इसको डीपली रीड करोगे सो इट इज अ सिंगल फोल्ड. ये क्या है, एक सिंगल फोल्ड है जो क्या करता है, कवर करता है ओपनिंग्स को. कैसी ओपनिंग्स को, या कवर्स द वेस्टिब्यूल, कवर करता है वेस्टिब्यूल को. ये जो वेस्टिब्यूल है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कवर्स वेस्टिब्यूल, किसको कवर कर रहा है, वेस्टिब्यूल को कवर कर रहा है. साथ में लेबिया माइनोरा को कवर कर रहा है. ऑल्सो इट कवर्स द वेजाइनल एंड यूरिथ्रल
ओपनिंग, वेजाइनल और यूरिथ्रल ओपनिंग को भी क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है, वेजाइनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग। तो इन ओपनिंग्स को भी ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। लेबिया की लेबिया मेजोरा ने कवर कर रखा है कंप्लीट स्ट्रक्चर को, दिस इज लेबिया मेजोरा, और ये कवर्ड है, यहाँ पर ऐसे ये कवर्ड है। और इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर लेबिया माइनोरा प्रेजेंट है। आप क्या बोलो, ए लेबिया माइनोरा इज अ पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू का मतलब क्या है कि हमें लगता है कि पेयर फोल्ड है ये टिश्यू का, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट इज कवर्ड या प्रेजेंट अंडर लेबिया मेजोरा। किसके अंडर प्रेजेंट है, लेबिया मेजोरा के अंडर प्रेजेंट है। दिस लेबिया मेजोरा की जो दोनों साइड है, बोथ साइड्स आर फ्यूज्ड, बोथ साइड्स आर फ्यूज्ड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि लेबिया माइनोरा की ये वाली जो साइड है, ये जो फ्यूज्ड है, ये फ्यूज होकर क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्चेटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्चेटे बोलते हैं। ऑल्सो द अपर फ्यूजन कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ मसल्स या ग्रुप ऑफ सेंसिटिव मस्कुलर टिश्यू दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। क्या कंटेन करता है, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, कवर्ड बाय अ स्किन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किससे कवर्ड है, कवर्ड बाय अ स्किन, एक स्किन से कवर्ड है। उस स्किन को हम क्या बोलते हैं, दैट स्किन इज कॉल्ड प्रीप्यूस। प्रीप्यूस बोला जाता है। अगर हम क्लाइटोरिस के बारे में और पढ़े तो क्लाइटोरियस इज अ होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस इन मेल। किससे होमोलोगस है, ये ग्लैंस पेनिस से होमोलोगस है, जो मेल में प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। दिस इज लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा में हम क्या पढ़ते हैं आगे, दिस लेबिया माइनोरा कवर्ड अ कैविटी, एक पूरी कैविटी को कवर्ड करती है लेबिया माइनोरा। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, दिस कैविटी इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। दिस कैविटी इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कैविटी में ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन विल मेक, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वेस्टिब्यूल नहीं है, ये जो खाली स्पेस है, ये कंप्लीट खाली जो स्पेस है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो वेस्टिब्यूल में जो फर्स्ट ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड वेजाइनल या फिर यूरिथ्रल। बताइए, यस बेटा, दिस इज यूरिथ्रल। दिस इज यूरिथ्रल ऑरिफिस। ये क्या है, यूरिथ्रल ऑरिफिस है, दिस इज यूरिथ्रल ऑरिफिस। ये जो यूरिथ्रल ऑरिफिस है, and also one more orifice is present here, that is vaginal orifice. This is vaginal orifice. ये ओपनिंग, दो ओपनिंग प्रेजेंट है इसमें, यूरिथ्रल एंड वेजाइनल ऑरिफिस प्रेजेंट है। जो यूरिथ्रल ऑरिफिस है, यहाँ पर पहली ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। एक ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज अ पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। यहाँ पर ग्लैंड है, पर मेजर एरिया इस तरह से ग्लैंड फैली हुई है, मतलब एक कांस्टेंट प्लेस नहीं है। तो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, दिस ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट करती है। एंड ऑल्सो इसकी सिक्रीशन जो होती है वो क्या होती है, एल्कलाइन इन नेचर होती है। यहाँ पर अ पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट सराउंड द वेजाइनल ऑरिफिस। उस पेयर ग्लैंड को हमने क्या बोला था, दिस इज कॉल्ड बर्थोलिन्स ग्लैंड। यही क्या है, बर्थोलिन्स ग्लैंड। तो बर्थोलिन्स जो ग्लैंड है, ये क्या थी, किसके होमोलोगस थी, कूपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बर्थोलिन्स ग्लैंड यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट। ओके, तो ग्लैंड्स आपको क्लियर हो गया है। तो अगर हम बात करें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक मसल्स का टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। दैट इज कवर्ड बाय अ स्किन कॉल्ड कवर्ड बाय अ स्किन। कौन सी स्किन से कवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस। प्रीप्यूस जो होती है ये कवर करती है क्लाइटोरिस को, जो क्या है, होमोलोगस टू द ग्लैंड्स पेनिस है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंड। यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दो ग्लैंड है, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स एंड द बर्थोलिन ग्लैंड। ऑल्सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग एंड द यूरिथ्रल ओपनिंग। दोनों ओपनिंग जो है
तो ये हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया आई थिंक आपको समझ में आ गया, बहुत इजी टॉपिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। आई थिंक आपको पार्ट्स याद हो गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है मेमरी ग्लैंड। तो जो मेमरी ग्लैंड है, पहली बात, इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? पेयर्ड स्ट्रक्चर है एंड इट कम्स इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द फीमेल। क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैमेट्स वगैरह ये सब डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। कोई आपसे पूछे कि मेमरी ग्लैंड क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इट कंटेन्स अ ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन होता है और यही ग्लैंडुलर टिश्यू क्या बनाकर देता है? एक सिक्रीशन बनाकर देता है, दैट इज कॉल्ड मदर मिल्क। नेक्स्ट, इट इज हैविंग द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इट कंटेन्स अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, मतलब द मेमरी ग्लैंड की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो मेमरी ग्लैंड को हम पढ़ते हैं। मेल के अंदर भी मेमरी ग्लैंड होती है बट दैट इज इनएक्टिव एंड द फीमेल कंटेन्स एन एक्टिव मेमरी ग्लैंड। नेक्स्ट उसके बाद है द मेमरी ग्लैंड इज ऑफ एपोक्राइन टाइप। जो हमारे अंदर जो मेमरी ग्लैंड होती है वो एपोक्राइन टाइप होती है। अरे मैम ये एपोक्राइन टाइप क्या होता है? कि रिलीज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इन इट्स सिक्रीशन। मतलब जब ये मिल्क रिलीज कर रही है तो उस मिल्क के अंदर क्या आ रहा है? उस ग्लैंड के साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि दिस ग्लैंड इज डेवलप्ड थ्रू द हार्मोन्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। तो पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। आफ्टर प्यूबर्टी कोज डक्टेलर ग्रोथ, मतलब एस्ट्रोजन जो होता है यही हार्मोन एक मेमरी ग्लैंड की प्रोडक्शन या डेवलपमेंट को स्टार्ट करवाता है। ऑल्सो इंश्योर्स अ फैट डिपोजिशन। अगर हम बोले कि ये लंग्स है, यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है, तो जैसे प्यूबर्टी आई तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने लगा तो यहाँ पर फैट्स की सेल जमा होना स्टार्ट हो गई। इसी फैट की सेल्स की डिपोजिशन के लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज एस्ट्रोजन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ना इंडिकेट करता है टू एक्टिवेट दिस ग्लैंडुलर टिश्यू। इस ग्लैंडुलर टिश्यू को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। एल्वियोलर ग्रोथ, मतलब एक्टिवेट का मतलब इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एल्वियोलर पार्ट अभी हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डेवलप सिक्रेटरी नेचर ऑफ द एल्वियोलाई, मतलब एक ग्लैंडुलर टिश्यू की फॉर्मेशन कर देता है। मतलब एस्ट्रोजन ने तो फैटी टिश्यू बढ़ाया, इस फैटी टिश्यू के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो किसने बढ़ाया? दैट इज प्रोजेस्टेरोन। फिर जब ग्लैंडुलर टिश्यू बन गया, वो ग्लैंडुलर टिश्यू को अपनी सिक्रीशन बनानी चाहिए, तो उस सिक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन आता है? देयर कम्स अ प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट करेगा इसी एल्वियोलाई के अंदर। और इस मिल्क को बाहर निकालना मेमरी ग्लैंड से वो किसका काम है? दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इट इज अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन और मिल्क इजेक्शन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। और ये लैक्टेशन किसकी वजह से होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स। चलिए हम एक बार ग्लैंड पढ़ते हैं, मेमरी ग्लैंड। दिस मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट तो आप समझ गए हो कि कब स्टार्ट होती है? इट स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर क्या स्टार्ट करेगा? फैट की डिपोजिशन स्टार्ट करेगा। देखो ये रिब्स है, दिस रिब्स is contains a muscle that is called बीच में intercostal muscles present है and above is lined by the pectoralis major muscle। ये pectoralis major muscle है, this is a pectoralis muscle। this pectoralis muscle जैसे एस्ट्रोजन रिलीज होएगा यहाँ पर फैटी टिश्यू जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? देयर इज अ पॉइंट, वहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी आएगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या स्टार्ट करेगा? ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इस ग्लैंडुलर टिश्यू की प्रोडक्शन क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारी मान लो दिस इज अ पेक्टोरोलिस मसल, दिस इज अ पेक्टोरोलिस मसल। इस पेक्टोरोलिस मसल के ऊपर क्या डिपोजिशन स्टार्ट हो गया? फैटी डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ मेमरी लोब्यूल्स। क्या स्टार्ट हो जाएंगे? मेमरी लोब्यूल्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा। दीज आर द मेमरी लोब्यूल्स, These are the memory lobules। तो आप ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, these are the memory lobules, ये memory lobule है।
दिस इज अ मेमोरी लोब्यूल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब बोलते हैं। कितना होता है, वन मेमोरी ग्लैंड कंटेन्स अराउंड 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स। तो ये मेमोरी लोब्स है, कितना होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स इन ईच मेमोरी ग्लैंड, इन ईच मेमोरी ग्लैंड इतनी लोब्स प्रेजेंट होती है। These lobes contains a group of cells जिसको प्रोजेस्टेरोन ने बनाना स्टार्ट किया। इस ग्रुप ऑफ, जैसे हमारे लंग्स के गुच्छे होते हैं ना, उसी तरह से ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, these are called alveoli। alveoli are the milk secreting gland। ये क्या होती है, मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं, या मिल्क सिक्रीटिंग टिश्यू होता है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये जो alveoli ग्लैंड है, each alveoli ग्लैंड, हर एक ग्लैंड, मतलब मान लो अगर मैं इस alveoli ग्लैंड को और यहाँ पर बनाऊं तो इस तरह की, देखो ये टिश्यू हो गया, ये बहुत सारी alveoli की सेल है, और ये alveoli की सेल की छोटी छोटी अंदर डक्ट होगी जो ओपन होगी कॉमन डक्ट में। तो मैंने ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ पर क्या करके दिखाई है, बड़ी बनाकर दिखाई है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसे, जबकि यहाँ पर बहुत सारा गुच्छा प्रेजेंट है ऐसे सेल्स का, इस तरह से सेल्स का गुच्छा प्रेजेंट है। सो दिस इज एल्वियोलाई। देखो ये कितना ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको ये जो इस तरह से लाइन दिख रही है, ये समझो कि यहाँ पर भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो दिस alveoli इज अ मिल्क सिक्रीटिंग टिश्यू जिसमें मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होगी। कौन सा हार्मोन स्टार्ट करेगा, दैट हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन स्टार्ट करेगा, प्रोलैक्टिन। जैसे हार्मोन ने स्टार्ट किया, ये जितने भी सिक्रीशन है, ये जितने भी सिक्रीशन है कहाँ आकर ओपन होएगी, इट ओपन्स इनटू द मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट या बोल सकते हो पहले मेमोरी ट्यूब आएगी। दिस इज अ मेमोरी ट्यूब, दिस इज अ मेमोरी ट्यूब। मेमोरी ट्यूब क्या है, इट इज अ ओपनिंग ऑफ द एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई की ओपनिंग है। जब सारी एल्वियोलाई की ओपनिंग हो जाएगी, सारी एल्वियोलाई की ओपनिंग एक कॉमन ट्यूब में होगी, दैट इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट। इट इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट बिकम्स वाइडर, क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा मेमोरी डक्ट एक जगह से। ऐसे वाइडर रीजन को हम क्या बोलते हैं, दिस वाइडर रीजन इज कॉल्ड एम्प्यूला। दिस वाइडर रीजन इज कॉल्ड एम्प्यूला। और ये वो रीजन है जहां पर मिल्क स्टोरेज एरिया, इट इज अ मिल्क स्टोरेज एरिया, जहां पर मिल्क आकर क्या होगा, स्टोर होगा। दिस एम्प्यूला इज फर्दर डेवलप, आगे जाकर ये एम्प्यूला की जो ट्यूब है, जैसे ही अब यहाँ पर मिल्क स्टोर है, तो यहां से मिल्क बेटा कौन बाहर निकालेगा, यहां से मिल्क बाहर निकालेगा हार्मोन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये कब रिलीज होगा, दिस इज रिलीज एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब जब बेबी का बर्थ हो रहा है उस दौरान फीमेल की बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीटोसिन है, तो उसी दौरान ये जो एम्पुला है, ये एम्पुला यहाँ पर मिल्क सिक्रेशन के लिए यहाँ पर सिग्नल्स आएंगे। तो यहाँ पर एम्पुला में जो प्रेजेंट है वो मसल्स क्या होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, और जितनी भी मिल्क यहाँ पर एम्पुला रीजन में स्टोर है वो एक ट्यूब के अंदर एंटर हो जाएगी, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड लेक्टिफेरस डक्ट। दैट ट्यूब इज कॉल्ड लेक्टिफेरस डक्ट। Is lactiferous duct open into a structure? This lactiferous duct open into a structure. ये जो lactiferous duct है ये स्ट्रक्चर में ओपन होती है, that structure is called nipple। तो निपल से ये क्या हो जाएगा, मिल्क बाहर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर है मेमोरी ग्लैंड। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पेक्टोरलिस मसल्स थी, मतलब यहाँ पर कोई भी फैटी टिश्यू डेवलप नहीं था अप टू प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी आई तो यहाँ पर फैट सेल्स जमना स्टार्ट हो गई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन। पर एट द सेम टाइम वहां पर प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज हो रहा है, तो किसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, मेमोरी लोब्स का बनना स्टार्ट हुआ। मेमोरी लोब्स वो कमरे हैं इस फैटी टिश्यू के अंदर जिसके अंदर एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल बनेगा या एक ऐसा टिश्यू बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन ने तो इस लोब को बनाया, साथ में उसने क्या बना दिया, ये एल्वियोलाई को भी बनाना स्टार्ट कर दिया। पर जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज होएगा, अब ये जो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है बेटा, दैट इज रिलीज एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पर भी रिलीज करने में कौन हेल्प करता है, हेयर हेल्प्स कम बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की वजह से ये क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। मान लो
तो जैसे प्रोलैक्टिन रिलीज होएगा तो ये एल्वियोलाई एक्टिव हो गए, ठीक है भाई, अब हमारा काम करने का टाइम आ गया, इन्होंने मिल्क सिक्रीशन क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। जैसे ही मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट करी, सारी की सारी मिल्क सिक्रीशन पहले हर एक एल्वियोलाई से बाहर निकलेगी, तो हर एक एल्वियोलाई की एक छोटी सी ट्यूब है, उस छोटी सी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब। बहुत सारी मेमोरी ट्यूब मिलकर एक कॉमन ट्यूब बनाएगी जो एक मेमोरी लोब से बाहर आएगी, उस कॉमन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आगे जाकर वाइडर रीजन में बदल जाएगी, उस वाइडर डक्ट या वाइडर रीजन ऑफ मेमोरी डक्ट इज कॉल्ड एम्पुला, दैट इज अ मिल्क स्टोरेज एरिया। और जैसे ही इस मिल्क स्टोरेज एरिया के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है, वो मसल्स कौन एक्टिव करेगा, नेक्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, दिस इज रिलीज एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, और ये जितना भी मिल्क स्टोर है वो एक ट्यूब से बाहर आने लग जाएगा, दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट। और फाइनली निपल के थ्रू ये क्या आ जाएगा, सारा का सारा मिल्क सिक्रेशन, मतलब एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट होगी, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, इजेशन ऑफ मिल्क, इजेशन का मतलब बाहर निकलना। अब यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग द निप्पल एरिया देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ द रीजन, डार्क कलर्ड रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। तो ये जो एरियोला है, इट इज अ पिगमेंटेड स्किन एरिया अराउंड द निप्पल, रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। पूरी मेमोरी ग्लैंड मॉडिफिकेशन है किसकी, हमारी स्वेट ग्लैंड की, एंड दिस एरियोलर टिश्यू कंटेन्स द सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड स्मूथ रखती है यहाँ की स्किन को, सो दैट इज अ एरियोला। तो आई थिंक आपको क्लियर है, कंप्लीट मेमोरी ग्लैंड क्लियर हो चुकी है। तो मेमोरी ग्लैंड में अगर मिल्क का पाथवे हम पढ़ते हैं, तो एल्वियोलाई में मिल्क बना, एल्वियोलाई में किसकी प्रोडक्शन हुई, मिल्क की प्रोडक्शन हुई। दिस मिल्क इज पास टू मेमोरी ट्यूब्यूल, देन फॉर्म द मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला, यहाँ पर मिल्क का स्टोरेज हुआ, देन फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट, एंड फाइनली इट केम्स आउट टू द निप्पल थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। तो बेटा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू और जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डू फॉलो दोज नोट्स एंड डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एमसीक्यू, बिकॉज एमसीक्यू के बिना आपको थ्योरी याद नहीं होगी। इसी चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग के लिए एनसीईआरटी की एक अलग लेक्चर हम करेंगे। अभी के लिए आप इन नोट्स को बनाइए और अच्छे से इसको रीड कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।